नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ मैं मेहराज दुबे। और जैसा कि आप जानते हैं, मनी मंत्रा में बातें करते हैं पैसे और पॉलिसी की। आज भी करेंगे। आज ये बात करेंगे कि क्या हमारे देश में जो डर पैदा हो गया है कि हम एक स्लो डाउन आ रहा है या आ चुका है, देश की इकोनॉमी की ग्रोथ वैसी नहीं होगी जैसी होना चाहिए, ये क्या सच है? और अगर सच है तो कैसे इससे कोप अप कर रहे हैं लोग? वो लोग जिन्हें नौकरी देनी है, वो लोग जिन्हें नौकरी पानी है, वो लोग जो कारखानों में काम कर रहे हैं, वो लोग जो बैंकों में लोन दे रहे हैं, ले रहे हैं, उन सब के लिए, हमारे आपके लिए क्या मायने हैं इन आंकड़ों के? जब अचानक कोई रेटिंग एजेंसी आकर कहती है कि 5.8% नहीं 5.1% ही ग्रो करेगा इंडिया, तो उसके क्या मायने? मनी मंत्रा में आज ये बातें करेंगे। और इन बातों को समझाने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ हैं देवेंद्र कुमार पंत, डायरेक्टर फिच रेटिंग्स, और हमारे साथ हैं रमेश वासवानी, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन इंटेक्स टेक्नोलॉजीज। हमारे साथ कुछ खास मेहमान अभी और जुड़ने वाले आपको मिलूंगा जैसे वो जुड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले देवेंद्र, क्या ये फियर रियल है कि हाँ स्लो डाउन आने वाला है, या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं स्लो डाउन जिसकी बात हो रही है अभी? देखिए, ये फियर की स्लो डाउन आने वाला नहीं है, आ चुका है। स्लो डाउन आप देखिए, हम उस तरह से कहते हैं कि जिस रफ्तार से हमारी इकॉनमी 2003-04 से लेके 2008-09 तक बढ़ी, रफ्तार बहुत अच्छी थी। पहले हम 8% क्रॉस किए, फिर 9% क्रॉस किए, 9.5% तक पहुँचे। 2009-10 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके कारण ग्रोथ नीचे हुई, पर फिर हमने देखा 2010-11 और 11-12 में 10-11 में ग्रोथ बढ़ी। अब 10-11 के बाद हम देखें तो 2011-12 में ग्रोथ हमारी सीधे 6.7% आई, जिसपे पहले माना जाता 7% से ऊपर रहेगी। तो इसको हम एक ग्रोथ स्लो डाउन कहते हैं। पर इसको अगर हम जो वेस्ट में हो रहा है, यूरोप में और अमेरिका में जो हालात हैं, वहाँ हम रिसेशन जिसको कहते हैं। रिसेशन में क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ हो जाता है, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो जाती है, तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। स्लो डाउन में हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है पर बढ़ने की रफ्तार जो है वो घट रही है। ये इसका मतलब जी। रमेश, तो फिर एज अ बिजनेस पर्सन आप कहाँ ये पिंच फील कर रहे हैं इस वक्त? वो हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे, क्योंकि आंकड़ों में उलझ के 5.1 is worse than 5.8, why 5.8 was already worse than 6.7? ये कहाँ पिंच करता है बिजनेस में जब आप रियल पैसा गिनते हैं या कारखाने में काम होता है? देखिए, बिजनेस में सबसे पहले जब जो पिंच आता है वो आता है प्रॉफिटेबिलिटी में, और प्रॉफिटेबिलिटी में पिंच आता है कई कारणों की वजह से। कॉस्ट बढ़ती है, डिमांड घटती है, और फंडिंग की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट और फंडिंग की कॉस्ट, वो भी दोनों बढ़ते हैं। तो इस वक्त जो इंडिया में हम फेस कर रहे हैं कि जैसे हमारी अगर आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री है, और वैसे अगर हम ब्रॉडली देखें तो सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री में, मतलब जो लोग खरीदते हैं, जो कि हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नहीं हैं, जो जिनकी लॉन्ग लाइफ है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक जो माल उसमें जाता है बनने में, वो इंपोर्ट होता है। तो पिछले एक साल में जो डॉलर की वजह से वॉलेटिलिटी ऑफ द डॉलर, देखिए 45 रुपये होता था, वहाँ से 57 रुपये पहुँच गया, और इस वक्त 56 रुपये के आसपास ही चल रहा है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट, पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फिर इसका ये भी आता है कि वर्कफोर्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ घट जाती हैं, और कंपनीज अपने वर्कफोर्स को इनफैक्ट कम करने पे तुल जाते हैं। सो ये सब इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो आदि गोदरेज, सीआईआई के प्रेसिडेंट और जाने माने बिजनेस लीडर आदि गोदरेज का कहना है एक चिट्ठी में सरकार को, वो कह रहे हैं कि इज वेरी कंसर्न अबाउट डिटीरियोरेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। ये क्या है मैक्रो इकोनॉमी समझेंगे, लेकिन देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था, उसको लेकर खासा वो चिंता जता रहे हैं, रोष जता रहे हैं। और उनका कहना है कि ये इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है, वो डीपनिंग है, ये सिर्फ इधर उधर नहीं है, बहुत ज्यादा उसके मायने खराब हो सकते हैं। उनका कहना है कि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो स्ट्रेस में है, और ये भी कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट कुड क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां प्लान कर रही होंगी
विदेश से या फिर हमारे देश से वो रुक सकता है, पोस्टपोन हो सकता है? देवेंद्र, फिस्कल डेफिसिट हो जो घाटा है वो बढ़ रहा है, और दूसरी चीजें कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं जो बता रही हैं कि ये इकोनॉमी में गड़बड़ चल रही है कुछ या गड़बड़ होने वाली है? देखिए, अब अगर हम बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे जाएं तो जो भी चीज़ किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस होती है उसको या तो सरकारी क्षेत्र एक माना जाता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो या तो वो कंज्यूम करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। कुछ हम यहाँ से माल बाहर आयात करते हैं, कुछ बाहर से निर्यात होता है। तो ये चारों पांचों चीज़ों के बीच में ही घूमता है। अब क्या हालात हैं इस समय कि जो गवर्नमेंट जो कंज्यूम कर रही है, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो आ रहे हैं उससे कम है, उससे ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, उसके कारण डेफिसिट हो रहा है। और उस डेफिसिट की फाइनेंसिंग करनी है। उस डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए वो जो देश में मनी मार्केट है वहाँ से सरकार बोरो करती है। तो जैसे आपने कहा, आदि गोदरेज जी ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट इज क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो क्या है कि जो पैसा है उसका एक बड़ा हिस्सा जो भी मार्केट सेविंग्स इकोनॉमी में है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए लेती है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका कम पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए बचता है, और जैसे ही आपका वो पैसा कम होता है तो फिर सिंपल डिमांड सप्लाई का खेल है कि पैसा कम है, उस पैसे को लेने वाले या उस पैसे का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा लोग हैं, वो आपका इंटरेस्ट रेट को पुश करते हैं। अब जैसे एक सेटरिस पेरिबस कंडीशन होती है, बाकी सब चीज़ों को सेम रखें। अगर मान लीजिए सरकार का घाटा 60 रुपये है, 100 रुपये की टोटल मार्केट में अवेलेबिलिटी है, 60 रुपया सरकार ले गई, 40 रुपया कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बचा। अब दूसरी सिचुएशन, वो लोन जो 40 रुपये मिलेगा कॉर्पोरेट सेक्टर को वो महंगा मिलेगा, दूसरी सिचुएशन ये मान लीजिए कि सरकार का घाटा 60 की जगह 30 है, तो अपने आप कॉर्पोरेट सेक्टर को जो बोरोइंग के लिए अवेलेबिलिटी है वो 70 रुपया हो जाएगा। तो जिसे कहते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, तो वो जो है सरकार सारा पैसा वाइप आउट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबिलिटी कम है। अरुण केजरीवाल जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे साथ। अरुण, आप समझना चाहेंगे क्या शेयर बाजार में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है? जिस तरह की बात अभी मैं बता रहा था कि आदि गोदरेज कह रहे हैं, सीआईआई प्रेसिडेंट और तमाम रेटिंग एजेंसीज जिस तरह अपनी बातों में ये बात कह रही हैं, डरा रही हैं या एक तरह की सही पिक्चर दिखा रही हैं, आपको क्या लगता है? महराज, आपने बहुत एक जिसे कहते हैं एक अच्छा सवाल पूछा है। बाजार में फिलहाल जो विदेशी संस्थागत के बाकी सब जगह ये एक रुझान साफ दिख रहा है, स्लो डाउन है, वॉल्यूम घट रहे हैं, फंड रेजिंग नहीं हो रही, जो एक कैपिटल मार्केट नई पूंजी जमा करके औद्योगिक काम में आती है वो नहीं हो रही, प्राइमरी मार्केट ठप हो गया है। ये सब आसार दिख रहे हैं, और ऐसे आसार में अगर कुछ कदम नहीं उठाए गए फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, तो बाजार पे एक आने वाले दिनों में एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है, जिससे शायद वापस रिकवर करने के लिए काफी समय लग जाए। रमेश, आप समझना चाहेंगे कि एक चिंता जताई जा रही है कि लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हैं या ज्यादा हो जाएंगे अगर घाटा इस तरह बढ़ता रहा। तो आपको क्या लगता है ये एक और अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे इनोवेशन की? ये क्या वाकई जिस तरह का डर पैदा किया जा रहा है और बहुत सारी बातें हो रही कि नहीं स्लो डाउन आ गया है और बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, आप तो 8-9% की बात करते थे, आप 5% पे आ गए, क्या ये बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है? सिर्फ सेंटिमेंटल है, रियल नहीं है? कुछ हद तक तो ये जो सेंटिमेंट है ये क्रिएट हुआ है एक हाइप की वजह से, जिसको कहते हैं हाइप। बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, और अगर हम ग्रास रूट्स पे देखें, अगर हम ज़मीन पे जाके देखें, तो हमारे देश में जो इस वक्त हमारी अनटैप्ड डिमांड है छोटे गांव में, छोटे शहरों में, अगर हम उस अनटैप्ड डिमांड को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकें, तो मेरी समझ में हम काफ़ी हद तक ये स्लो डाउन को बीट कर सकते हैं। हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे, हमारी इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है कि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ते गए हैं तो हम उस पर थोड़े से डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमें अपने इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करना है और लोअर लेवल डिमांड को टैप करना है।
तो फिर ये कितना सच हुआ कि ये स्लो डाउन हमारे ये क्या सिर्फ हमारी इनएफिशिएंसी का नतीजा है या फिर इनोवेशन की कमी है या वगैरह वगैरह? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़, इंटरनल पॉलिसीज़ जो हैं उसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, परंतु कुछ असर जो है वो आपका ग्लोबल सिचुएशन के कारण आया है। अगर हम देखें जिस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट्स अभी पिछले कुछ महीनों में नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, जो लेटेस्ट नंबर था वो -14.8% मंथली नेगेटिव नंबर आया था। तो अगर हम देखें जो गोल्डन पीरियड हमारी इंडियन इकोनॉमी का था 2003-04 से लेके 2007-08 तक, जिस पीरियड में हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट, चाहे वो हम आईआईपी से देखें या हम जीडीपी देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, बहुत अच्छी रफ्तार से बढ़ी। ये वो टाइम था जब रुपया अप्रिशिएट होने के बावजूद भी इंडियन एक्सपोर्ट डॉलर टर्म में, जो एक तरह से रियल वैल्यू माना जाता है, 20 से 25% की रफ्तार से ग्रो किया। और यही वो पीरियड था जिस समय ग्लोबल इकोनॉमी बहुत अच्छे हालात में थी। अब जैसे ही ग्लोबली आपका यूरोप और आपका यूएसए में हालात बदतर हुए, खराब हुए, उससे बदतर हुए, हमें देखने को मिल रहा है कि एक्सपोर्ट हमारा डाउन हो रहा है, नेगेटिव। इंपोर्ट डिपेंडेंस हम लोगों की बहुत ज्यादा है और उसके कारण हमारा डॉलर जो तो शायद ऐसी बहुत सारी बातें थी जो हमने देखी नहीं थी, हमारी राह में जो पत्थर थे, और हम इसलिए खुश थे कि दुनिया भी तेजी से बढ़ रही थी और हमारे भी अच्छे नंबर्स आ रहे थे। लेकिन जैसा रमेश वासवानी ने कहा कि बहुत बड़ा मार्केट है जो अनटैप्ड है, क्या उसको टैप करने से, वहां पर कुछ काम करने से इकोनॉमी संभल सकती है, या फिर अमेरिका और यूरोप की सुस्ती से हम उबर सकते हैं? कुछ और ऐसी बातें मनी मंत्रा में थोड़ी देर में। मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं भारत की इकोनॉमी की, खासकर तब जब उसके नंबर को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। ये क्या नंबर का माजरा है? मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत 5.1% ग्रो करेगा, 5.8% नहीं। उनका कहना है कि एक डीपर मैक्रो स्ट्रेस सिनारियो बन गया है, मतलब ये अगर वाकई ऐसा होता है तो 4% के आसपास ग्रोथ पे आ सकती है। ये सिर्फ मॉर्गन स्टैनली है, बाकी बहुत सारे, और हमारे साथ फिच रेटिंग से बैठे हुए हैं, बाकी बहुत सारे लोग ये दिखा चुके हैं कि उन्हें गड़बड़ लग रहा है, कुछ जिस तरह से भारत को ग्रो करना चाहिए या ग्रो कर रहा था वैसे नहीं कर रहा। ये भी चिंता जताई जा रही कि बारिश में थोड़ी बहुत कमी जो थोड़े वीक पहले रजिस्टर हुई थी, उससे महंगाई और बढ़ सकती है। क्रिसिल और सीएलएसए ने 5.5% का एस्टिमेट रखा है, सिटी बैंक ने 5.4% का रखा है। ये सब बातें परेशान कर रही हैं, क्या मायने ये मैं पूछने जा रहा हूं। लेकिन आपको अभी यहां एक और जल्दी से एक बात बता दूं, फिक्की के बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे में उनका जो इंडेक्स है वो जाकर पहुंचा है 51.8 पर अगले साल की ग्रोथ के लिए, जो कि पिछले साल 60.3 था पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में। यानी जो बहुत सारे बिजनेस लीडर्स हैं जो फिक्की से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये ग्रोथ आगे होने नहीं वाली है। 73% कंपनीज रिपोर्टेड वीक डिमांड टू बी अ कंस्ट्रेनिंग फैक्टर। फिक्की के सर्वे में 50% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स बिलीव दैट जीडीपी ग्रोथ कुड बी लेस देन 5.5%। उधर एक सीआईआई का स्नैप पोल है नेशनल काउंसिल का, उसमें मोर सीईओज आर पेसिमिस्टिक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, दे एक्सपेक्टेड टू बी बिलो 6%। उनका कहना है कि इंक्रीज्ड कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेशन एंड डिमांड साइड, उसमें इन्फ्लेशन का रोल बता रहे हैं 65% और डिमांड साइड 36%। ये सब बातें उनका मोटा मोटा समझ में ये आता है कि कारखानों में काम पहले से कम हो रहा है और आगे भी बहुत तेजी से उसके बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई घाटे में सब कुछ चला गया। अरुण, एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये सेंटिमेंटल है या माहौल जितना है उससे ज्यादा हाइप हो गया है? महराज, अपन दो सेक्टर की बात करें जो रूरल इकोनॉमी या 2 टियर 3 टियर टाउन के ऊपर बेस्ड है। एक है ऑटोमोबाइल, 2 व्हीलर की जो अपन सेल देखें, उस 2 व्हीलर की सेल में अभी भी एक स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है और जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो प्राय करके मेरे पास में ब्रेकअप नहीं है क्योंकि कंपनी देते नहीं है, लेकिन मेजर सेल जो 2 व्हीलर की आ रही है वो इंडिया की रूरल इकोनॉमी के बनिस्पत के कारण आ रही है। अगर अपन कंज्यूमर गुड्स की बात करें, क्योंकि छोटे शहरों में डिमांड है और वो मीट की जा रही है, वहां पे ग्रोथ देखी जा रही है। ये दो सेक्टर को हटकर अगर देखें
तो कहीं पे भी आपको ये ऑप्टिमिज्म नहीं दिखता कि 2 टियर 3 टियर जो इंडिया की रियल स्ट्रेंथ है वहाँ के कारण आपको एक कंफर्ट मिलता है कि शायद सब चीज़ ठीक हो जाएगी। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, फिस्कल डेफिसिट, जिसके कारण जैसे आप ही के शो पे एक सज्जन कह रहे थे कि जो पैसा मिलना चाहिए कॉरपोरेट इंडिया को वो नहीं मिल रहा क्योंकि वो सरकार का घाटा पूरा करने के लिए जा रहा है। इसके लिए इंटरेस्ट रेट में कमी होनी जो बहुत आवश्यक है इंडस्ट्री में ग्रोथ आने के लिए, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए, वो काफ़ी समय से अटका हुआ है और लगता नहीं आने वाले कुछ दिनों में ही इसमें एक सुधार होगा। रमेश, देखिए, आप मेरे से पूछ रहे थे इनोवेशन के बारे में, तो इस वक्त इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि हम अपना काम करने का तरीके में इनोवेट करें, ना केवल प्रोडक्ट डिज़ाइन में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और उसी से हमारी इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ती है और ग्राहक को प्रोडक्ट एक तरीके से सस्ते दाम में भी मिल सकता है, कुछ कॉस्ट जो उस पर लोड होती हैं वो घट सकती हैं और सर्विस भी इम्प्रूव हो सकती है। तो हर एक कंपनी को इस वक्त फोकस करना है कि काम करने का तरीका कैसे रीइन्वेंट करें, कैसे उसको सुधारें। लेकिन बात कुल मिलाकर आती है कंजम्पशन पर कि कारखानों में नया पैसा नहीं आ रहा है। क्या ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है? इसके भी साइन साफ साफ दिखने लगे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो पिछले 2 साल में जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो बहुत कम हुआ है, बहुत डिक्लाइन आया, कुछ क्वार्टर में हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ में थोड़ा सा बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरिंग व्यू रखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक नेसेसरी कंडीशन तो है पर वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अगर आज की डेट में भी जो हमारे प्रोजेक्ट डिलेज हो रहे हैं, कारण अब आप एक चीज़ लगाइए, पॉस्को का जो FTI का प्रोजेक्ट था वो पिछले कोई 5-7 साल से ऑन टेबल है। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा FTI प्रोजेक्ट था, परंतु वो किस लिए नहीं अभी तक इम्प्लीमेंट हो पाया? उसके पीछे कारण क्या है कि आपका R&R पॉलिसी जो है, रिसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, उन सब के कारण वो प्रोजेक्ट अटका हुआ है। तो चाहे इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी जब तक ये पॉलिसी जो स्लो डाउन है, जिसके कारण हमारे लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, हमारे इन्वायरमेंट क्लियरेंस और बाकी सब चीज़ों की प्रॉब्लम है, तब तक इन्वेस्टमेंट रिवाइवल बहुत मुश्किल है। इंटरेस्ट रेट से कुछ फ़र्क पड़ेगा, परंतु जब तक हमारा क्लियरेंस और जो पहले लाइसेंस परमिट राज होता था जो काफ़ी हद तक रिमूव हो गया, परंतु अब भी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम रह गई हैं जिसमें क्लियरेंसेज और लैंड एक्विजिशन इसमें सबसे बड़ी हर्डल है। अगर आप प्रोजेक्ट अनाउंस कर दें पर आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के लिए। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से ब्राउनफील्ड जो आपकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसमें आप कुछ एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ऐड नहीं कर पाएंगे बनिस्बत जब आप ग्रीनफील्ड नया प्रोजेक्ट लगाएंगे, नई फैक्ट्री लगाएंगे, नया कारखाना लगाएंगे, उसमें आप ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और जैसे ही आप उस किसी नई जगह पे वो रोजगार फैक्ट्री लगाएंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट उस रूरल इकोनॉमी में या सेमी अर्बन इकोनॉमी में जो होता है उसके बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अरुण केजरीवाल, हम यहाँ पे ये बात करें कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है, और उसके लिए एक बड़ी बात जो देवेंद्र कह रहे हैं, बड़ी वजह यह है कि रिफॉर्म्स नहीं है, फैसले जल्दी नहीं होते। तो स्लो डाउन सिर्फ इकोनॉमी के नंबर में नहीं है, स्लो डाउन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में है, पॉलिसी रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक कहा आपने महराज। अगर अपन देखें कि पिछले 1.5-2 साल में जो भी घोटाले सामने आए हैं, चाहे आप उसे टेलीकॉम कीजिए या आप अब ये जो कोल का जो हो रहा है, ये सबसे एक तरह से एक पॉलिसी पैरालिसिस जो वर्ड काफ़ी समय से सुनने को आ रहा है वो हो गया है। अगर आप दूसरा देखें, मौजूदा जो हालात है, 2014 मई में इलेक्शन ड्यू हैं और ये जो बजट आने वाला है फरवरी 2013 में, ये एक पॉपुलिस्ट बजट होगा क्योंकि इस सरकार का ये आखिरी बजट होगा इलेक्शन के पहले। तो अब अपने पास जो समय बचा है वाकई में रिफॉर्म करने के लिए, वो लगभग 5 महीने बचे हैं। और जो मौजूदा स्तर है, जो स्थिति है दिल्ली में, उसमें लगता है कि किसी भी पार्टी को कदम जो उठाने हैं, कड़क उठाने हैं, एक जिसे कहते हैं बाइट द बुलेट करना है, शायद मौजूदा स्तर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कंपेलिंग रीजंस हैं उनके नहीं करने के लिए, और इसके कारण जो स्थिति बन रही है, देश सफ़र कर रहा है।
और मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक ठोस कदम ले सकता है। ये एक ठीक है ये कहना कि माइनिंग नहीं हुई तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज जैसे पेपरों में जो बातें आ रही है, जो एफआईआर लॉन्च हो रहे हैं, उसमें साफ देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक जो सिस्टम था उसमें कोई गलती थी। मैं किसी पार्टी का नाम इस फोरम पे नहीं लेना चाहता, लेकिन सिस्टम में गलती थी और इसके कारण इंडस्ट्री अवश्य सफर हो रहा है। अगर आप एक चीज और देखें, जिन कंपनियों के नाम लिए गए हैं जिन्हें अल्टीमेटली ये कोल जाने वाला है, उन सब के पास कारखाने हैं, लेकिन उनको ये कोल अलॉट होगा थर्ड पार्टी रूट के थ्रू। ये एक साफ एक सिस्टम दिख रहा है कि सर्किटस रूट के थ्रू ये पैसा डाइवर्ट किया जा रहा था और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और मेरे ख्याल से इसका इफेक्ट शेयर बाजार पे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर, दोनों के ऊपर असर देखने को मिलेगा। और आपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करी, क्या देखता है एक बिजनेस पर्सन इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस वक्त, और क्या देख रहा है? जरूरी नहीं कि मैं रिटेल में पैसा डाल रहा हूं, अगर रिटेल में एफडीआई नहीं आया तो मुझे क्यों इन्वेस्टमेंट में रुकना चाहिए? नहीं, मेरी समझ में हमारी इंडस्ट्री की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो ज़्यादातर बेस्ड होता है ऑन फोरकास्टिंग डिमांड। और अगर हमें लगता है कि डिमांड बढ़ने वाली है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम लेते हैं। इनफैक्ट जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो जिन कंपनियों के पास कुछ कैश रिजर्व्स होते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। आपके सारे कैपिटल गुड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सस्ते में मिल सकता है और आराम से काम हो सकता है। तो दिस इज अ गुड टाइम टू डबल योर कैपेसिटी और टू इंक्रीज योर कैपेसिटी। लेकिन इन्वेस्टमेंट पे हम हमेशा बात करते हैं नए इन्वेस्टमेंट की। हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं ब्रॉडली, उनको हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं बना सकते। पावर सेक्टर में देखिए 20,000 मेगावाट का कैपेसिटी इस वक्त आइडल खड़ी है। क्यों आइडल खड़ी है? क्योंकि कोल का सप्लाई नहीं है और टोटल शॉर्टेज ऑफ पावर इन द कंट्री इज 14,000 मेगावाट्स। सो इस तरीके की जो राइट आर्म डजंट नो व्हाट द लेफ्ट आर्म इज डूइंग, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए। बिल्कुल, तो एफर्ट तो चाहिए है और यही एक सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ इकोनॉमी के नंबर्स गिनने और स्लो डाउन की बात करने से ये एफर्ट पूरा नहीं हो जाता। तो फिर कहां ऐसी संभावना है जहां पर फर्क दिख सकता है, लाया जा सकता है? बात करेंगे मनी मंत्रा में थोड़ी देर में। हम बात करें मनी मंत्रा में कि क्या भारत की इकोनॉमी में स्लो डाउन सेंटिमेंटल ज्यादा है, पॉलिसी को लेकर ज्यादा है, या आंकड़े वाकई बहुत परेशान कर देने वाले हैं। और हम बात करें थोड़ी देर पहले कि क्यों कोई बिजनेस लीडर या कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से रुकेगी। उधर थोड़ी देर पहले रमेश वासवानी आपने बात की गाँव की, रूरल स्पेंड की। क्रिसिल की एक रिपोर्ट बताती है कि 2011-12 में हमारे और उससे पहले 2 सालों में लगातार रूरल स्पेंडिंग जो है उसकी ग्रोथ रेट अर्बन स्पेंडिंग से ज्यादा रही है। तो हम यहां सिर्फ तेजी की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि गांव में ज्यादा खर्च किया, लेकिन पहले से ज्यादा वो खर्च कर रहे हैं गांव वाले, और जो शहरों में रहते हैं वो पहले से कम, पहले से उतना ज्यादा नहीं खर्च कर रहे जितना गांव वाले कर रहे हैं। ये बात हुई। मेरा जिसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जी ग्रोथ है जी, जो रूरल कंजम्पशन ग्रोथ है जी, वो पिछले 2 सालों में एनएसएस के सर्वे के हिसाब से वो अर्बन से ज्यादा है। उनकी जो बढ़त है वो ज्यादा है शहरी से। कुछ भी हो, मतलब ये जरूर है कि गांव में पहले से हालात बेहतर हो रहे हैं, ये जरूर समझ में आता है। ये भी समझना चाहेंगे कि 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, अगर ये ग्रोथ रेट की अकेली बात की जाए। और उसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट, किसानी के अलावा भी दूसरे जो काम कर रहे हैं, सरकारी योजनाएं और अप्लायंसेस पहले इतने इस्तेमाल नहीं होते थे गांवों में, चाहे वो माइक्रोवेव हो या रेफ्रिजरेटर हो या गाड़ियां हो, वो पहले के मुकाबले ज्यादा अब इस्तेमाल हो रही। क्या ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रमेश जी फॉर बिजनेस लीडर्स, जैसा आपने कहा था, और वो उसमें इतना पोटेंशियल है कि स्लो डाउन की भरपाई कर सके? नहीं, देखिए ये हिसाब लगाना कि स्लो डाउन की पूरी भरपाई होगी या नहीं, ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम ये देखें कि 70% हमारे लोग अभी भी गांव में रहते हैं और अगर उनकी कंजम्पशन ग्रोथ रेट
इस वक्त शेयर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमें तो ये देखना है कि हम और क्या साधन दे सकते हैं उनको, उन गांवों में, जैसे कि हम उनकी सप्लाई साइड से कंस्ट्रेंट्स हटाएं। अरुण केजरीवाल, आपको लगता है कि ये बहुत फ्रेगमेंटेड बात है, जैसा अभी रमेश वासवानी कह रहे थे कि लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट राइट हैंड इज डूइंग, एंड आल्सो रूरल मार्केट, क्या हमारी कंपनियों ने उसे टैप नहीं किया है अभी भी, और इसलिए और अचानक क्योंकि यूरोप और अमेरिका को बुखार आ गया तो हम सब यहाँ बीमार पड़ने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है महराज। अगर आप देखें जो पिछले 12 महीने में जो आंकड़े आ रहे हैं, रूरल ग्रोथ के कारण थोड़ा बहुत ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री सरवाइव की है, लेकिन फिलहाल जो हालात है उसके अंदर में जो पैसे की जो उगरानी होती है, कलेक्शन ऑफ मनी, वो नहीं हो रहा। आप अगर कहीं पे उसको पुश करते हैं कि भाई पुराने पैसे वापस दो, तो वो बोलता है नया ऑर्डर जो पेंडिंग है उसे कैंसिल कर दो। जो मनी की जो सप्लाई की सिचुएशन है इतनी टाइट हो गई है कि पैसा कहीं से नहीं आ रहा। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे हम कंपनी वालों से बात करते हैं, क्या सीन है, क्या सिनारियो है। पहले वो हमसे आधी घंटा तक बात करता था बाजार में क्या हो रहा है, अब वो बोलता है अरुण 6 घंटे बात कर ले, काम ही नहीं है मेरे पास। ये जो एक सिचुएशन देखने को मिल रही है जहां पे बैंक वाला, कंपनी वाला, वो सब परेशान है कि ऑर्डर कहां से आएंगे, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे तो उसका पैसा कहां से आएगा। जो बोलते हैं वो गाड़ी या चक्का जो है वो एक तरह से जाम होने लगा है, वो घूम नहीं रहा। एक चीज ध्यान में रखिए कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर अगर आप कच्चे तेल को निकाल दें तो लगभग 85% अपना जो कंजम्पशन है वो देश के अंदर ही होता है। वी आर ए सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, एक क्रूड ऑयल को छोड़कर। उसके बावजूद अपने को ये टाइप की दिक्कतें आ रही है। ये इसलिए आ रही है कि लोगों को डर लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत पैसा है वो अगर खर्च कर देंगे तो आने वाले समय में इनकम कहां से आएगी कि अपन अपना खर्चा मेंटेन कर पाएंगे। ये जो स्लोडाउन का फियर है, ये जेन्युइन स्लोडाउन, जो पैसा है वो कोई खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि आगे आने वाले पैसे की कोई श्योरिटी नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। देखो यही बात जो हम कहते हैं कि क्या once again I'm asking, can rural India save the entire trouble for the entire country? रूरल एरिया जो है वो पूरी तरह से सेव नहीं कर सकता। उसके कारण है, क्योंकि देखिए हमें देखना होगा कि जो रूरल कंजम्पशन बढ़ा है वो किस कारण से बढ़ा है। उसमें ये हुआ कि पिछले 10 साल 15 साल में हम देखें तो रूरल एरिया में नॉन फार्म एक्टिविटी जो है वो बढ़ी हैं। कुछ गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उसके कारण जो है वो पैसा वहां जा रहा है। अगर हमारा पूरा इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन आ रहा है, सर्विसेज सेक्टर जो 8% की ग्रोथ हम लोग सब मान के चले थे कि सर्विसेज सेक्टर में 8% की ग्रोथ मिलेगी, वो हमें पहले क्वार्टर में 6.9% पे देखने को मिली। तो वो सब चीजें जब घटेंगी तो उसका इम्पैक्ट रूरल एरिया में भी देखने को मिलेगा। परंतु ये बात ठीक है, पिछले 2 सालों में रूरल एरिया ने जो हमें जो भी एवरेज ग्रोथ देखने को मिली 6.5, 6.7, उसको सपोर्ट किया है रूरल एरिया ने। तो इस साल भी जैसे एग्रीकल्चर खराब है पर बारिश के कारण खासकर खरीफ में बहुत तगड़ा असर देखने को मिलेगा, रबी में असर नहीं आएगा उतना। उसको भी जो हमारा नॉन फार्म एग्रीकल्चर है, नॉन फार्म एक्टिविटी है रूरल एरिया में, और जो हमारा सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वगैरह हैं वो रूरल एरिया जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको सपोर्ट करेंगे। इसका अगर आप देखें तो एक असर आपको देखने को मिलेगा, जो भी कंज्यूमर गुड कंपनीज हैं जिनका रूरल फोकस ज़्यादा है, अगर उसके पिछले साल के आंकड़े देखें उनकी जो प्रॉफिट और सेल ग्रोथ है वो बाकी कंपनियों के बनिस्बत ज़्यादा है। तो आखिर ये अच्छी खबर है कि अगर रूरल इंडिया में हालत बेहतर हुए, लेकिन ये पूरे देश की इकोनॉमी को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं है, जबकि हम मानते हैं कि बहुत कुछ भारत की इकोनॉमी में रूरल इंडिया से ही असर पड़ता है। अरुण केजरीवाल, यहां पर यह भी बात, क्योंकि रिफॉर्म्स को भी ब्लेम किया जाता है कि पॉलिसी पैरालिसिस भी एक बड़ा रीजन है भारत की इकोनॉमी के लिए। वहां पर तो जैसे शोम पन्नल ने कहा है कि आप GAR को, गार को पोस्टपोन कर दीजिए, आप जिसको लेकर शेयर बाजार ठीक ठाक खुश दिख रहा है, या फिर आप शॉर्ट टर्म गेन्स खत्म कर दीजिए। उस तरह की बातें क्या काफी नहीं है क्या एक खुशी लाने के लिए? देखिए, आप जो गार की बात करते हैं, गार के ऊपर में एक मुद्दा बना कि गार आना चाहिए, उसके बाद में उस पर एक कंफ्यूजन हुआ और जो वित्त मंत्री थे
वो वहां से चले गए, राष्ट्रपति बन गए देश के, और गार को एक नई कमेटी के पास पेश कर दिया गया। उसके बाद में कुछ इंटरिम उसमें चेंजेस आए कि 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। अब जो रिकमेंडेशन है उसको 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अगर गार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसमें कुछ दिक्कतें थी तो वो दिक्कतें को निकालना चाहिए, न कि गार को 3 साल पोस्टपोन करना चाहिए। इसका मतलब ये, अगर आप मुझे पूछे, और मैं मेरी उम्र काफ़ी छोटी है, जो लोग बाग मंच पे बैठे हैं, गार को जो धक्का लगाया जा रहा है वो एक तरह से कारपेट के नीचे ब्रश किया जा रहा है कि भाई गार हटा देने से सब देश की समस्याएं दूर हो जाएगी, अगले इलेक्शन में देखेंगे, अगली सरकार जो आएगी जैसी बनेगी वो देखेगी गार के अंदर क्या करना है। वोडाफोन के साथ में एक मुद्दा बन गया था कि तू मैं, और अगर ये वोडाफोन का केस नहीं सलटेगा तो देश इधर के उधर हो जाएंगे। उस एटीट्यूड के साथ में गार के ऊपर में चर्चा हुई, 3 महीने तक लगातार हुई, और अब गार खत्म हो गया। ऐसे कानून नहीं आते या ऐसे कानून नहीं हटाए जाते। अगर आप इसी के साथ आगे चले, जो शेयर बाजार की बात है कि आप एसटीटी बढ़ा दीजिए, और एक मतलब निकालो कि यहाँ कंफ्यूजन और बढ़ता ही जा रहा है, या फिर एक बैड सिग्नल जा रहा है, खराब सिग्नल जा रहा है कि कोई पॉलिसी को लाने और हटाने में गड़बड़ है। रमेश, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं बिल्कुल केजरीवाल जी से सहमत हूं कि एक बार आपने कानून बनाया तो हम ये सोचते हैं कि सोच समझकर बनाया, और फिर उस कानून को इस तरीके से हटाना, मेरी समझ में हम एक राइट सिग्नल नहीं भेज रहे अपने इकोनॉमी में और बाहर वालों में, कि हम थोड़े से फिकल माइंडेड हैं अपने पॉलिसी मेकिंग में। लेकिन इस वक्त मेरी समझ में गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि 91 में जब एक क्राइसिस आके सर पे खड़ा हुआ तब हमने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए, तो वो इस वक्त हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें टाइमली बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए, और जैसा केजरीवाल जी ने कहा, वी हैव टू बाइट द बुलेट। और अगर हमने कुछ फिस्कल डेफिसिट कम करना है, कुछ डीजल का प्राइस बढ़ाना है, कुछ नरेगा को कम करना है, सोशल डेवलपमेंट स्कीम सही है अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त तो हमें इकोनॉमी को सेव करना है। क्या फायदा आज आप 100 रुपए पर दिन दे रहे हो और कल आप 1 रुपया भी नहीं दे पाओगे। लेकिन यहाँ पर, और मैं आऊंगा आपके पास दोबारा ये बात करने की, क्या यही सब जो हो रहा है भारत में यही अच्छा है? क्योंकि हम अमेरिका का उदाहरण देख चुके हैं, हम 2007 देख चुके हैं, वहां के बैंक जिस तरह डूबे वो भी देख चुके हैं। तो शायद हमारी बैंकिंग व्यवस्था, हमारी लोन देने की तरीके और हमारी पॉलिसीज ज्यादा खतरे को झेलने वाली बनी हुई हैं, तो फिर हम उनको ब्लेम क्यों करें? ये बातें मुझे करना है। थोड़ी देर में बने रही मनी मंत्रा में। हम बात करें मनी मंत्रा में देश की इकोनॉमी की, और क्या जो नंबर्स जो पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्लो डाउन की जो डर हो रहा है, वो कितना कोप अप कर सकते हैं और कितना उससे निपट सकते हैं। यहाँ पर देवेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि भारतीय बैंकों को, या जो क्रेडिट की स्थिति है, लोग कह रहे हैं कि लोन महंगे मिल रहे हैं या लोन नहीं मिल रहे हैं, या लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, डर लग रहा है आगे क्या होगा, उसमें भी क्या भारतीय बैंकों को हमें शाबाशी नहीं देनी चाहिए जिस तरह से अब तक काम हुआ है, उनकी जो रोबस्ट पॉलिसी रही, जिसको हितेन पारेख कहते हैं कि ये रोबस्ट बैंकिंग है, भले बोरिंग बैंकिंग हो तो क्या हो, दीपक पारेख इसे कहते हैं। तो क्या ये भी वक्त है कि, क्योंकि 2007 हम देख चुके हैं जिस तरह अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूबे हैं और मालूम नहीं पड़ा कब ऐसे धड़ल्ला के नीचे गिर पड़े, क्या ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे बैंक ऐसे नहीं गिर रहे? देखिए, इसमें अगर हम देखें, अगर आप क्रेडिट पर्सपेक्टिव से देखें तो CRR नहीं होना चाहिए। वो एक तरह से बैंक्स का पैसा RBI के पास रहता है, उस पर वो कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करते। CRR एज ए पॉलिसी टूल बाकी कंट्रीज में भी है, कई कंट्रीज में इस पर इंटरेस्ट, जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक्स को इंटरेस्ट देता है। उसके बाद एक है कि SLR, जिसमें आपको 24% था, अब 23% हुआ, कि 23% हर बैंक को अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करना चाहिए। सो बेसिकली दे आर फाइनेंसिंग गवर्नमेंट डेफिसिट। परंतु क्या हुआ कि आज की डेट में भी आप लगाएं 23% स्टैट्यूटरी लिमिट है, पर आप बैंक्स के आंकड़े उठा के देखेंगे तो वो हमेशा 2 या 3% ज़्यादा होता है, तो तकरीबन 26% के करीब वो, और 4% आपका
CRR में, तो तकरीबन 30% के करीब पैसा आपका ऐसी जगह सुरक्षित है जिसमें वो पैसा है केंद्र सरकार, वो पैसा है राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक के कारण, जिसके कारण थोड़ा सा हमारा जो बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ मिली। दूसरा क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो अभी भी जो क्रेडिट कल्चर है, अगर आप देखिए तो पर्सनल लोन जो है, उधार हिंदुस्तान में अभी भी एक अच्छा शब्द नहीं माना जाता। धीरे धीरे लोग क्रेडिट कार्ड का प्रचलन बढ़ा है, लोन लेते हैं, परंतु उधार अभी भी उतना एक्सेप्टेड वो नहीं है। हमारी इकोनॉमी कंज्यूमरिज्म पे उतनी डिपेंडेंट नहीं है। जो सैंक्शन प्रोसेस है और अप्रूवल प्रोसेस है बैंक्स का, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। ये नहीं कि मैं अगर मान लीजिए 25,000 रुपया कमाता हूं तो मेरे को ये देखे बगैर कि मैं कितना लोन रीपे कर सकता हूं, मेरे को लोन मिल जाता है। मेरे को लोन जो मिलता है वो मेरी रीपेइंग कैपेसिटी एज ऑन टुडे क्या है उसके हिसाब से लोन मिलता है। तो इन सब चीजों को मिला जुला के कुछ चीजें जो एज ए क्रेडिट पर्सपेक्टिव सही नहीं है, बट वो वहां पे थी जिसके कारण हमारा बैंकिंग सिस्टम बचा रहा। क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ और खासकर सारी मिडिल लेवल इंडस्ट्री या लोग या बिजनेस पर्सन अभी बिल्कुल बैंकों को दोष देते हुए नजर आते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि बैंकों की वजह से काफी कुछ भलाई रही है, इतनी कमजोरी नहीं हुई इकोनॉमी में? नहीं, देखिए हमारे इंडियन बैंक्स ने आरबीआई के पॉलिसी की वजह से या खुद की कंजर्वेटिज्म की वजह से जो भी इस वक्त वो अपने पोजीशन को संभाल पाए हैं, उसके लिए मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्री के हालात चेंज होते हैं और कई बार छोटे इंडस्ट्रीज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कभी दिक्कतें आती हैं, तो हमारे सिस्टम में बैंक्स को वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस वक्त उनकी मदद कर सके। इनफैक्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि जब आप एक तकलीफ से गुजर रहे हो तो बैंक आपकी फैसिलिटी घटा देती है और वो तकलीफ को बढ़ा देती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें सोचना चाहिए कि आरबीआई और बैंक्स के बीच में कैसे पॉलिसी चेंज लाया जाए कि जेन्युइन कंपनीज हु आर नॉट फ्लीसिंग द बैंक, जो कि सीधे तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन अप्स एंड डाउन्स की वजह से एक ब्रिजिंग टाइम चाहिए या हैंड होल्डिंग चाहिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। Arun Kejriwal, banks are adding to the pain or they are the reasons that pain is not that bad? अब महराज मेरे हिसाब से अगर दो आदमी ऐसे हैं जिन्हें तारीफ के काबिल है, एक तो है मौजूदा आरबीआई गवर्नर और एक इनके पहले जो गवर्नर थे रेड्डी साहब, सुब्बाराव जी और रेड्डी साहब, ये दो आदमी जो हैं दे हैव विथस्टूड प्रेशर, चाहे वो सरकार से हो चाहे वो कंपनियों से हो, और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था बोलिए, जो बैंकिंग का इकोसिस्टम बोलिए या कॉरपोरेट को बोलिए, एक अच्छे खासे हालात से 2008-9 में जो कमजोरी आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार की और आज भी जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसमें उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को कायम रखा है। एक विवाद जरूर शुरू हुआ है सीआरआर को लेकर, लेकिन जब 26% जो पैसा जो बैंक में रखा जाता है, अगर वो तकलीफ नहीं है, जब उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, ये मेरे ख्याल से 4% का जो विवाद है ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आरबीआई जो सरकार को डिविडेंड देती है वो काफ़ी हद तक इसी सीआरआर के ऊपर में जो ब्याज कमाती है उससे आती है। अगर ये छूट आप बैंकों को दे दें तो 55% ही बैंक की एवरेज होल्डिंग सरकार की है, 45% प्राइवेट या पब्लिक होल्डिंग है, जबकि आरबीआई में 100% होल्डिंग है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं कहनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को बैंकिंग सिस्टम के कारण है, बट ये एक सपोर्ट है। जैसे एक गेस्ट ने कहा कि यस, जब कटौती या तकलीफ आती है तो कुछ कारणवश बैंकों को तकलीफ होती है कि वो मदद नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम में ये सुधार लाने में समय लगेगा और वी हैव टू लिव विथ इट। लेकिन उस एरिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स तो हो सकते हैं। क्या वो मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं, अगर बैंकिंग फाइनेंस की बात कर रहा हूं, अगर बैंकों में क्या देवेंद्र आपको लगता है बहुत सारे सुधार होते हैं जो इकोनॉमी को एक तेज गति दे सकते हैं? कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट बैंक्स, ताकि ज्यादा पैसा आए, जो ज्यादा इनोवेटिव चीजें लेके आए पैसा लैंड करने के लिए, या पेंशन सेक्टर को इक्विटी में ज्यादा दी जाए, इंश्योरेंस बिल लटका हुआ, इस तरह की सारी बातें, क्या उस एरिया में भी बहुत सारा काम होना बाकी है जो इकोनॉमी को रफ्तार दे सकता है?
देखिए, अब उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जैसे बासल 3 नॉर्म्स अभी आने हैं, उसके हिसाब से आरबीआई का जो अभी आकलन है कि 90,000 करोड़ की इक्विटी सरकार को बैंकों में डालनी पड़ेगी। अब इस समय जो हालात हैं उसके हिसाब से 90,000 करोड़ सरकार का खर्च कर पाना वो थोड़ा एक मुश्किल लगता है। अब देखिए, आप एक्सोटिक प्रोडक्ट जो कहते हैं हम फाइनेंशियल टर्म्स में, जो यूएस में बैंक्स का बुरा हाल हुआ वो ज़्यादातर एक्सोटिक प्रोडक्ट्स के कारण हुआ। थैंकफुली हमारे यहाँ हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था में वो एक्सोटिक प्रोडक्ट्स नहीं थे जिसके कारण ये सर्वाइव हो पाया। अब जिस समय ये हालात हैं कि पैसा जो है वो लिमिटेड है, सरकार के पास आमदनी लिमिटेड है, उसको बहुत सारे यूज़ हैं, तो जिस तरह से भी पैसा आए, चाहे वो एफडीआई के थ्रू आए या आपका जो इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उसका पैसा आए, जिस हिसाब से हम बैंकों का पूंजी बेस या इक्विटी बेस बढ़ेगा उसमें ज़्यादा पैसा आएगा और वो पैसा वो हमेशा फ़ायदेमंद होगा। अब जैसे पेंशन सेक्टर है, अब अगर जो पेंशन फंड्स हैं वो केवल भारत सरकार के जीसेक्स में ही लगाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? उनकी आमदनी होगी 9% से कम। आज की डेट में 10 साल का जो जीसेक है वो 8.2 8.3 के करीब है। तो अगर 8.2 8.3% में एनुअल रिटर्न मिलेगा तो अपना जो खर्चा है उसके बाद वो इन्वेस्टर को क्या रिटर्न दे पाएंगे? तो इसके लिए स्पेशलाइज लोग, जो लोग डे टू डे बेसिस पे आपके एवेन्यूज ढूंढ सकें, राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिससे ना ये भी ना नहीं होना चाहिए कि लालच के कारण वो सारा पैसा डूब जाए, परंतु जो रिटर्न है वो ऐसा मिले इन्वेस्टर को कि वो रिटायरमेंट पे आसानी से अपना गुजारा कर सके। यहाँ पर और कुछ आखिरी दो तीन मिनट आपसे समझ चाहूंगा रमेश वासवानी कि किस तरह बिजनेसेस देख रहे हैं ये पूरी हाइप कहें या ये जो स्लोडाउन के और कैसे कोप अप कर रहे हैं? क्या क्या हम देखने वाले हैं? क्या बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं? क्या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कट होने वाले हैं जो हम जिसके बारे में आप कह रहे थे, या कुछ और? कैसे कोप अप कर रहे हैं लोग? इस वक्त इंडस्ट्रीज कोप कर रही हैं अपने इंटरनल खर्चे घटाने के वजह से। और जब खर्चे घटते हैं कोई भी कंपनी में तो ये ज़रूर देखा जाता है कि अगर कोई सरप्लस मैन पावर है तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई सरप्लस स्पेस है तो उसको हटाना ज़रूरी होता है। तो लोग क्रैम्प होके अपना काम करते हैं, कम जगह में काम करते हैं, पावर का खर्चा कम होता है, एयर कंडीशनिंग का खर्चा कम होता है। तो जब ना सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इंडस्ट्री का ध्यान इन चीज़ों पे कम पड़ता है और रिक्रूटमेंट बढ़ जाती है। कई बार लोग आइडल बैठे होते हैं। मेरी समझ में अगर हर कंपनी में हर आदमी के पास 10 घंटे का काम हो और 8 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करे तो सवाल नहीं है कि कोई एडिशनल खर्चा कंपनी को बेयर करना पड़े। अरुण केजरीवाल, हाउ आर पीपल कोपिंग अप? कैसे क्या क्या सुन रहे हैं आप कंपनी से, उनके मालिकों से? क्या कर रहे हैं वो ताकि इस स्लो डाउन से या उसके फियर से कोप अप कर सकें? या आप कैसे कोप अप कर रहे हैं? मेरा 2 चीज अवश्य हो रहा है। एक, कई जगह कटौती देखी जा रही है, लोगों में कटौती हो रही है। दूसरा, जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स हैं वो हो रहे हैं और सैलरी कट्स भी कई जगह देखी गई है जहां पे सैलरी 15 से 20% कट की गई है। तीसरी चीज जो देखी जा रही है, मैन पावर रैशनलाइजेशन और प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकता है वो देखा जा रहा है जी, जिससे कि कॉस्ट कट करके वही प्रोडक्ट सस्ते दाम में बन सके। ये सब चेष्टाएं हो रही है। लेकिन एक जो फर्क है, जब भी अपन ये स्लो डाउन की बात करते हैं, 2008-9 जो ग्लोबल स्लो डाउन था और जो 2012 की जब बात करते हैं, 2008-9 में भारत बाल बाल बच गया था। इस बार जो है अपने यहाँ पे वाकई में एक स्लो डाउन है और मेरे ख्याल से इससे भागने में या इसे एक्सेप्ट नहीं करने में अपने को कोई किस्म का फायदा नहीं होगा। वी नीड टू एक्सेप्ट इट और हमें इससे ये मान कर कि ये स्लो डाउन है अपने देश में एंड वी नीड टू करेक्ट इट। अगर ये करेक्ट करने की चेष्टा नहीं करेगी सरकार, इंडस्ट्री मिलकर, तो शायद ये काफी लंबा समय तक चले और जब तक अगले चुनाव नहीं अनाउंस हो ये स्लो डाउन से अपन शायद निकल नहीं पाए।
तो बिल्कुल तो यानी स्लो डाउन को चुनावों से ना जोड़ा जाए, और आपने जैसे कहा कि इससे मान लेने में और उसका सामना करने में ज्यादा समझदारी है, ताकि तरीके निकाले जा सकें, बिजनेसेस हो, देश की इकोनॉमी हो, रूरल इकोनॉमी हो, अर्बन इकोनॉमी हो, कैसे निपटना है स्लो डाउन से, ये सोचना समझना होगा। अरुण केजरीवाल, रमेश वासवानी, देवेंद्र पंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मनी मंत्रा में आज इतना ही।